मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। कुपवाड़ा कोर्ट से बड़ी खबर। हाई प्रोफाइल एक कस्टोडियल टॉर्चर मामले में गिरफ्तार किए गए 8 पुलिस अफसरान को जमानत मिली है। जी हां, हालांकि इस मामले में सीबीआई के जरिए जांच की जा रही थी। कोर्ट ने मुलजिमीन को यह हिदायत दी है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, यानी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। किसी भी हाल में हदफ को डराने, मुतासिर करने या फिर तबाह करने की कोशिश नहीं की जा सकती। यानी जो चीज़ें ख़ास तौर पे उनके रास्ते में हायल हैं, ऐसी चीज़ें जिस तरीके से दलीलें या फिर सबूत, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, या अगर उसकी कोई कोशिश होती है तो उस मामले में भी कार्रवाई होगी। साथ ही वो किसी भी प्रोक्यूशन से या गवाह को धमकाने या मुकदमे में रुकावट डालने की हरकत से दूर रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि मुलजिमीन को हर सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना होगा जब तक उन्हें किसी वजह से खास इजाज़त न दी जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी करने पर और संजीदगी से जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं कोर्ट के अंडर, वो संजीदगी से देखा जाएगा और ज़मानत रद्द होने की वजह भी बन सकता है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के मामले में साफ हिदायत ये है कि जो भी इसके लिए रूल रेगुलेशंस बने हैं उस पर तो अमल होगा, लेकिन इन्हें ज़मानत दी गई है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सब के सब इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे कि इन्होंने एक कैदी को इतना टॉर्चर किया था कि उस पर खुद कोर्ट को आगे आना पड़ा और फैसला देना पड़ा इनके खिलाफ। आज अदालत में मुलजिमीन के 1 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड के साथ एक गारंटर की मौजूदगी में जमानत दी गई। जेल अफसरान को हिदायत दी गई है कि मुलजिमीन को जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा कर दिया जाए। ये यकीनी बनाया जाए कि वो किसी दूसरे मामले में शामिल न हो। मुलजिमीन फरवरी 2023 में अपने मुआविन खुर्शीद अहमद चौहान के कस्टोडियल टॉर्चर्स के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने 26 जुलाई को कत्ल की कोशिश जैसे मामले और इस तरह के दफात के तहत मामला दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज किया था। याद रहे कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करने के ऑर्डर दिए थे। मुतासिरा को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी ऑर्डर मिले थे। यह फैसला इंसाफ के अमल में ट्रायल की गैर जानिबदाराना और मुतासिरा के हक में सिक्योरिटी के लिहाज से अहम माना जा रहा था। तो फिलहाल साफ तौर पे कोर्ट की जानिब से इन सभी को, जो 8 पुलिस अफसरान इस मामले में मुलविस थे, कैदी को सजा देने के मामले में, उन सभी को, ये कस्टोडियल टॉर्चर था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसके खिलाफ बहुत आवाज़ें भी बुलंद हुई थी। अब कुपवाड़ा कोर्ट ने इन 8 अफसरान को ज़मानत दी है। हालांकि बहुत सारे लवाजिमात या बहुत सारी दलीलें इन तमाम तर चीज़ों में हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, लेकिन एक्चुअल मामला क्या है, ग्राउंड पे उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या था मामला, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जी आमिर, अगर बात करेंगे सर जिला कुपवारा की, हम बात करेंगे और सेशन जज कोर्ट कुपवारा ने एक बेल ऑर्डर इजरा की, जिसमें बताया गया कि जो एक्यूज्ड है इसमें एक डीएसपी, एक सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस अधिकारियों को फिलहाल तौर बेल दी गई और उनसे कहा गया कि वो फिलहाल तौर जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए जमा करेंगे और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से जमा करेंगे कोर्ट, ताकि वो किसी बाहर मुल्क में ना जा सके या मुल्क के बाहर ना जा सके। अगर हम इस केस की जानने की कोशिश करेंगे, केस पहले भी चल रहा था कि कई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी बैठाई, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हैंडल किया, तो सीबीआई ने फिलहाल तो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, क्योंकि इनके पास एक मुलजिम था जिसकी टार्चर के दौरान वहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ था प्राइवेट पार्ट्स में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये केस सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एफआईआर दर्ज की और कहा गया इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उसके बाद सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो काम का, इन्होंने एफआईआर दर्ज की, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई 7 अपराधियों के खिलाफ, जिसमें एक डीएसपी, एक सब इंस्पेक्टर और 5 पुलिस एहलकार है। फिलहाल तो एक सस्पेंड थे और जेल में थे। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से उन्होंने कोर्ट में रुजू की, जो सेशन जज कोर्ट कुपवारा उनकी तरफ उन्होंने रुजू की और रुजू के दौरान कोर्ट ने उनकी जो दलील है वो सुनी। उसके बाद कोर्ट ने आज एक ऑर्डर इजरा किया, इसमें उन्होंने साफ तौर कहा है कि फिलहाल तो उनको जो बेल मिली है 21 दिसंबर से उनको बेल मिलेगी, वो बेल पर छूट सकते हैं, लेकिन बेल के साथ कुछ शर्त और शबायत भी रखे गए हैं। उनसे कहा गया कि फिलहाल तो 1 लाख रुपया जमानत के तौर पर हर एक फर्द, जितने भी फर्द चाहे हर एक फर्द को 1 लाख रुपया जमानत और जो उनके पास पासपोर्ट है या बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और वो किसी भी जो इसमें जो एक्यूज्ड है जो वहाँ पे था
किसी भी उसको टार्चर ना करे या उसको धमकाने की कोशिश ना करे या उसे कुछ दबाव डालने की कोशिश ना करे। तो फिलहाल तो इनको एक बेल मिली, तो कहीं न कहीं इन 5 अफराद, इन 7 अफराद के लिए राहत की सांस मिल रही है, क्योंकि इनको जो बेल मिली है, तो बेल की फिलहाल तो ये बेल पर छूट जाएँगे और उसके बाद देखें कोर्ट का फैसला क्या होगा और अगली सुनवाई क्या होगी। फिलहाल तो ये हम कह सकते हैं एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर और 5 पुलिस अधिकारियों को बेल मिली और आगे उनको 1 लाख रुपया कोर्ट में इजरा करना है, उसके बाद ये वहाँ से निकल सकते हैं। जी हाँ। बड़ी बात यह है कि इन सब मामलों में क्या इंसाफ मिला है, ये बात भी देखनी होगी। और क्या जिन लोगों ने इस मारपीट के मामले में या टॉर्चर के मामले में इनकी गिरफ्तारी की थी, क्या उन्हें संतुष्टि है इस फैसले से, ये भी देखना होगा। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो टॉर्चर का मामला था उसमें कोर्ट ने फौरी तौर पर गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब बेल दिया जा रहा है। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन क्या सच में ये बेल है, क्या सच में ये इंसाफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कुछ अहम खबरों के साथ आपकी तरफ दोबारा लौट करके आते हैं। पुलवामा पुलिस अवाम को इत्तला करती है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पूरे जिले में वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन सर्विस के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी जाए। यह कदम पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिया गया है। फिलहाल इसका मकसद है वीपीएन सर्विस के किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकना, जो कि इससे पहले भी हुआ है, किश्तवाड़ में भी या फिर कठुआ में भी, दूसरे कई जिले में। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिले में आमतौर पर इस तरह की चीजें हैं जहां पे वीपीएन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे, जबकि सामने में न्यू ईयर का जश्न है और बड़ी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कानूनी निगरानी में बाधा डालने वाली हर वो चीज पर इस वक्त सिक्योरिटी नजर रखी हुई है। इजाज़ आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। वीपीएन का मामला सिर्फ एक जिले तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब तो कई जिले में, किश्तवाड़ में भी हमने देखा, पुलवामा में भी अब हम देख पा रहे हैं, कठुआ में भी देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अजला हैं जहां पे वीपीएन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। फिलहाल पुलिस ने क्या बोला है और किस तरह की पाबंदियां हैं जो हर एक को फॉलो करना होगा, किस तरह की गाइडलाइन? जी आमिर, अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की, हम नहीं बात करेंगे वादी की जो बेशतर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बॉर्डर एरियाज है, फिलहाल तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे वीपीएन जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट जो मोड होता है, उस पर वहाँ पे बैन लगा दी गई है। क्योंकि एक तरफ से जो बॉर्डर एरियाज में, एक तरफ से जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं या बॉर्डर एरियाज में अब नए साल भी आने वाले, जैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को इस वक्त मुतहरिक किया गया, कुछ इनपुट्स मिले थे, उसकी बिना पे जो अब देखते हैं ओवरऑल हम कुपवारा की बात करेंगे जिसमें 2 एसपी आते हैं, एसपी कुपवारा और एसपी हंदवाड़ा के, वहाँ भी उनको बैन लगा, ताकि किसी की तरफ वहाँ पे वो बैन लगाया गया कि जो भी वेपन इस्तेमाल करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक तरफ से जब हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, तो दूसरा हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो इस बर्फीली वादी में या पहाड़ों पे वो ड्यूटी दे रहे ताकि हम अमन और चैन के साथ रह सकते हैं। तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि जो वीपीएन जब इस्तेमाल करते थे तो ये बैनड इस्तेमाल है, क्योंकि इस वक्त जो नेटवर्क है, जब ये वीपीएन तब इस्तेमाल होता है जब यहाँ पे जब नेटवर्क पे पाबंदी हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उस वक्त ये वीपीएन इस्तेमाल होता है नेट इस्तेमाल करने के लिए। तो फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की, हम बात करेंगे या जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है जो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी से इलाकों से वाबस्ता है, चाहे डोडा की बात करें, कश्तवाड़ की बात करें या बडगाम की बात करें या जो कुपवारा की बात करें, तो फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर इजरा किया कि उसमें कहा गया कि तमाम जो है पुलिस अफसरों को हिदायत दी गई कि जो वीपीएन है उस पर बैन लगा दीजिए, ताकि जो सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि तमाम चाहे हम स्कूलों की बात करें या घरों में बैठे हुए बच्चों की बात करें, जो भी अक्सर में बात करें, तो इनको वीपीएन चलाने पर पाबंदी आएगी ताकि जो सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जो जब भी हम अपने घरों या अपने दफ्तरों में रहते हैं, तो हम आराम से चैन से वो रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, सीआरपीएफ की बात करें, जेके पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, जब वो पहरा देते हैं बॉर्डर पे या जो नाकों पे जब पहरा देते, तब हम चैन के और अमन से साथ रह सकते हैं। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त जो वीपीएन पहरा ओवरऑल बैन की गई है, ताकि जो इस वक्त सिक्योरिटी का रीजन बताया जा सकता है कि फिलहाल तो जो वर्चुअल मोड जो उसको हम कहते हैं, इस पर बैन लगा दी गई, ताकि जो अमन और रखल डालने की कोशिश की जा रही है, और कुछ इशारे भी मिल रहे हैं कि उस पार से या भी कुछ साजिश की जा रही है। तो क्या इससे पहले इस तरह के मामले फिलहाल आए हैं, खासतौर पे कि वीपीएन का इस्तेमाल करके कोई कम्युनिकेशन किया गया हो सरहद के उस पार से, या टेरर नेटवर्क ग्रुप इससे जुड़ा हुआ रहा हो, खासतौर पे वीपीएन से? जी आमिर, अगर बात करेंगे, जब हमने पहले कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि पूरी वादी कश्मीर की हम बात करें कि जी वहाँ पे ऐसे मामले कई देखने को मिल रहे हैं, जब भी वीपीएन यहाँ पे जब नेटवर्किंग का इश्यू होता था, तो नेटवर्किंग जो कम्युनिकेशन होती है जो ठप हो जाती है यहाँ पे, जब
यहाँ जो यहाँ पे चल रहा था, जो ट्रिप उसके बाद जो वीपीएन इस्तेमाल होता था, कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे से। फिलहाल तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि फिलहाल तो जो वीपीएन है, कि अगर हुकूमत या ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लग रहा है कि कहीं इलाके में कुछ सिक्योरिटी एजेंसी या कुछ और कुछ इनपुट्स या कुछ मिल रहा है, तो फिलहाल तो वो वहाँ के एरिया को फिलहाल तो कार्ड ऑफ करते हैं, या उसको जो नेटवर्क है उसको रोक बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर वही जो वीपीएन इस्तेमाल होता तो वो आराम के साथ अपना फोन चला सकते हैं और अपनी लोकेशन किसी और को दूसरे भेज सकते हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं ऐसे मामले हमने बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं कि जब वीपीएन यूज होता था तो आराम के साथ वो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ पहुंचाई जा सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, चाहे हंदवाड़ा पुलिस की हम बात करें या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पुलिस की बात करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 2 एसएसपी साहिबान बैठे हुए, फिलहाल तो इन पे वहाँ पे इन्होंने कहा कि फिलहाल तो जो वीपीएन है वहाँ पे बैन लगा दी, ताकि जो यानी साफ तौर पे वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी हरकतों, अपने लोकेशन छुपाने या फिर टेरर नेटवर्क ग्रुप, इसके लिए ब्लॉक्ड जो वेबसाइट्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए भी करते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए और नए साल के जश्न में खलल न पड़े और ख़ासतौर पर सयाहों की जो बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है। शुक्रिया तमाम तर एजाज जानकारी के लिए। नए साल के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों ने हासिल इनपुट के बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाई है और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई जगह पर नाकेबंदी चेकिंग भी लगाई है। तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी के चलते सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो जांच के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें और जो भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है खासतौर पे सिक्योरिटी के हवाले से उसमें मदद करें, इत्तला करें पुलिस को, और अगर कुछ भी उनको इस तरह की चीज़ें नजर आती है तो फौरी बाखबर रखें। नववर्ष से पूर्व जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो पंजाब के पठानकोट जिले में है। यहाँ पर व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर चलाया जा रहा है और उसी के चलते जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ में और यहाँ पर भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियां बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही हैं उन्हें जांच के दायरे से होकर ही यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तमाम गाड़ियों की यहाँ पर जांच सुनिश्चित की जा रही है जिसके बाद ही उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने का अनुमति जो है वो प्रदान की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती जो है वो लखनपुर में की गई है। तमाम जितनी भी गाड़ियां बाहरी राज्य से आ रही हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति यहां पर प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जितने भी इंटरस्टेट बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में भी सुरक्षा जो है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों के साथ साथ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ जोड़ते हैं वहां पर भी तैनाती और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर देखें इस तरह से कई जगहों पर औचक नाकेबंदी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा, एसओजी के जवानों द्वारा और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा यहाँ पर जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है कि किसी भी प्रकार से कोई देश विरोधी ताकतें जो है वो यहाँ पर खलल न डाल सकें, अपने मंसूबों में कामयाब न हो सकें। तो उसको लेकर सुरक्षा के जो है व्यापक इंतजाम जो है वो लखनपुर में किए गए हैं। लखनपुर में थाना प्रभारी लखनपुर इंस्पेक्टर तारिक अहमद के नेतृत्व में ये पूरी नाकेबंदी यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार से लेकर तमाम जम्मू कश्मीर के जिलों में किए गए हैं ताकि कोई भी परिंदा भी यहाँ पर पर न मार सके। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो पड़ोसी जिला जो पंजाब का पठानकोट का जिला है वहाँ पे इस तरह के इनपुट्स हैं और उसके आधार पर पठानकोट पुलिस और अन्य बलों के साथ साथ वहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। रावी का दरिया है, उज का दरिया है, इन सारे इलाकों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से गहन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सर्दियों की आमद हो चुकी है, धुंध जो है वो काफी ज्यादा इन इलाकों में रहती है। तो इसको लेकर कहीं इन्फिल्ट्रेशन जो है वो घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकी ना कर दें, इसको लेकर भी सुरक्षा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर और कड़ी कर दी गई है। इस समय तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से एक बड़ा नाका लगाया गया है और इस नाकेबंदी के दौरान तमाम गाड़ियों की जांच की जा रही है और जांच के बाद इन गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जा रही है। लखनपुर से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए।
तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर वाला इलाका, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला इलाका, या फिर आम तौर पे शहरी या फिर जो अर्बन रूरल एरियाज़ हैं उन सभी जगह पे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पहरा और होनी भी चाहिए, क्योंकि नए साल के जश्न के पेश नज़र तैयारियों का एक हिस्सा है। सरबजीत हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। सरबजीत, क्या है पूरा मामला और सिक्योरिटी के जो लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर जो आपने खबर के जरिए बताई हमें, क्या कुछ देख पाया आप ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, नए साल के मद्देनजर कुछ इस तरह के इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर खुफिया एजेंसी से मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पर है। ना केवल कठुआ जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य का जिला पठानकोट, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है और बंदोबस्त जो है और कड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जितना भी इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, चाहे वो जिला कठुआ का इलाका है, चाहे वो जिला पठानकोट का इलाका है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जितने भी इंटरस्टेट नाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की कड़ी जांच के बाद ही उन्हें या फिर जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जा रही है, या फिर जो जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, पंजाब की ओर वाहन जा रहे हैं, उनकी भी जांच जो है वहाँ पर पंजाब पुलिस की ओर की जा रही है। क्योंकि हमने ये देखा कि जो पठानकोट में जो एयरबेस पर अटैक हुआ था वो भी साल के पहले दिन ही हुआ था। उसको लेकर कुछ इस तरह के इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। उसको लेकर जो है सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर से जो इलाका जो है वो नेशनल हाईवे के साथ जोड़ता है, वहाँ पे अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ साथ औचक नाकेबंदी जो है एसओजी और पुलिस के जवानों के द्वारा वहाँ पर की जा रही है। तो नए साल के जश्न में किसी भी प्रकार से कोई खलल न पड़े, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है, सुरक्षा फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट पर है। बिल्कुल, जिस तरीके के मामले अभी सामने आ रहे हैं लगातार, हमने कठुआ में भी दहशतगर्दाना बहुत सारे वाकयात देखे, क्या उन चीज़ों पे कंट्रोल अब तक नजर आया? क्योंकि कठुआ एक बहुत बड़ा ज़िला है और दहशतगर्दों ने जब जम्मू में एंट्री की तो कहीं ना कहीं कठुआ के अंदर कुछ आतंक मचाने की कोशिश की थी। क्या उन चीज़ों पे काबू पाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आई अब तक? जी बिल्कुल, हाल फिलहाल में देखा जाए पिछले 6-7 महीने में पहले जो एक एनकाउंटर कठुआ के सुफैन इलाके में हुआ था, जहां सन्याल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां से आतंकी जो है वो घुसपैठ करने में कामयाब रहे और उसके बाद घुसपैठ कर वो लोग सुफैन इलाके तक पहुंच गए और जिसके बाद वहां पर एक सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। 4 हमारे जवान जो है वो बलिदान हुए थे। उसके बाद से लगातार चाहे वो हमारा कंडी का इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो सीमावर्ती इलाका हो, तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो समय समय पर इन इलाकों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती है। इन इलाकों में कोई भी अगर छोटी छोटी इनपुट भी सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। हर छोटी इनपुट को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। और अभी भी जिस तरह के इनपुट जो है सिक्योरिटी फोर्सेज को मिल रहे हैं उसी के आधार पर यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, जिस तरह से वहां पर बीएसएफ और अन्य बलों के साथ वहां पर एंटी टनल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, या फिर जिस तरह से अब मौसम जो है वो सर्दियों का है, घना कोहरा इन इलाकों में छाया रहता है, धुंध काफी ज्यादा रहती है, कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक मददगार रहती है धुंध। तो उसको लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पहले से अलर्ट है कि कहीं ना कहीं तरीके से इन चीजों का फायदा लेकर आतंकी जो है घुसपैठ करने में कामयाब न हो जाए, तो उसको लेकर जो है सुरक्षा पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। और आवाम से भी अपील की गई है कि अगर वो इस तरह की चीज़ें देखें तो फौरी तौर पे पुलिस से रब्ता करें ताकि इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तमाम तर मालूमात के लिए और अपडेट के लिए शुक्रिया सरबजीत। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जहां पे जश्न वंदा का जो एहतमाम किया गया था, खास पहल जिसका मकसद है दुनिया भर के लोग खासतौर पे जो सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं उनके लिए खूबसूरत सा माहौल क्रिएट करना। इस मौसम में वादी कश्मीर में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अफसरान ने बताया कि इस पहल को जम्मू कश्मीर के एक ग्लोबल विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और मेन टूरिज्म हब और स्पोर्ट्स हब साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जा रहे हैं। 7 दिन का विंटर कार्निवाल मुनक़िद किया जा रहा है, जो कि स्की करने वाले, बर्फ़ पे चलने वाले और फिसलने वाले लोग टूरिस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर विंटर एक्सपीरियंस देगा। श्रीनगर बेस्ड लोकेशन होंगे जहां पे कार्निवाल के दौरान कई कल्चरल प्रोग्राम होंगे, टूरिज्म से जुड़े हुए इवेंट्स मुनक़िद किए जाएंगे। और डिपार्टमेंट ने भरोसा भी जताया है कि ये पहल विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और विजिटर्स की हिस्सेदारी को, पार्टिसिपेशंस को बढ़ाएगा। इंतजामिया ने कहा है कि उन्हें एक नए साल के जश्न के दौरान आने वाले साल में टूरिज्म की भारी भीड़ भी
देखने को मिलेगी और लोकल टूरिज्म इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ऑल अक्रॉस द डेस्टिनेशन जो हमारी इस वक्त ओपन है, ऑपरेशनलाइज है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एक्टिवली इन कोलैबोरेशन विद द रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स वी आर जस्ट कंडक्टिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन सोनामार्ग, in Pahalgam, at Gulmarg, and in the base, that is the Srinagar. We are going for a 7-day carnival in Gulmarg because snow there is at least, in a good quantity. And we are just, during the current year, we are introducing the integrated skiing program, which will integrate 3-4 destinations. That's the Sonamarg, Pahalgam. If the Patri is open, then that along with this Gulmarg. Every skier who will be enlisted by the Department of Tourism in the training course, integrated training course, skiing training course, he will be given 3 days repose in each destination so that there is activity across all the destinations and the concerned skier gets the feel of the varying topographies and slopes. देखिए, सबसे पहले मैं टूरिज्म साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी टीम को, वसीम राजा साहब को, जितने भी इनके इसमें साथी जुड़े हुए हैं और स्टेक होल्डर जो भी है। हमारी यही कोशिश है कि आज के दिन के हवाले से हमारी ये मैसेज जाए कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला विंटर जो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और प्रमोशंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें, और हम ये जो ये आज का जो इवेंट है आगे भी ले रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से बहुत इसमें सहायता कर रही है। गुलमर्ग में भी हो रहा है, पहलगाम में भी हो रहा है, जश्न वन जो चलेगा, ये एक मैसेज आएगी बाहर आपके वसादत से कि जो अभी जो ड्राई स्पेल थी वो वेट स्पेल में भी चेंज हो गई, तो उससे भी टूरिस्ट का फ्लो अच्छा खासा नजर आएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले विंटर में भी इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। अहम दिन है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म है उसके लिए एक जश्न वंदा जो उस तरीके का नाम से आज जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, वो ये है कि हमको ये समझना है कि जो विंटर है वो सिर्फ विंटर इसलिए नहीं है कि यहाँ बारिश और यहाँ ठंड है। इस विंटर को मनाना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अगर आपको याद होगा चिले कलान का भी प्रोग्राम इन लोगों ने किया। आज जश्न वंदा का मकसद ही ये है कि हम विंटर को सेलिब्रेट करें। न्यू ईयर की बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देने के लिए, और इसमें अगर हम देखें तो मेन स्टेक होल्डर्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का मानना है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस को लेकर खास तौर पर एक कार्निवल साधनों के लिए अरेंज किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पर्यटकों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दुधपथरी अगर उसको खोला गया तो ऐसी लोकेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की लगातार कोशिश की जाएगी। हालांकि जश्न वंदा एक ऐसा सेलिब्रेशन मोमेंट है जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल थे। कोशिश की जा रही है कि न्यू ईयर को एक मेजर एक ऐसा ऑप्शन बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अब टूरिस्ट को फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब किया जाए। हालांकि डिपार्टमेंट का यह भी मानना है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रही थी उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आज यहाँ पे एथलीट्स के लिए टूरिस्ट के साथ जो चीज़ें मुंसलिक है उनको लेकर, या ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो क्योंकि सोनमर्ग और गुलमर्ग ऐसी लैंडस्केप्स हैं जो कि प्रोफेशनल स्कीइंग प्रोवाइड कर पाते हैं, तो माना गया है कि इन लोकेशंस पे भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पे स्कीयर्स आएंगे वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे। CJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से क्या कुछ फ़ायदा होगा, क्या कुछ इसमें सयाहत में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, ये तो आने वाली टाइम पे डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल ये देखना है कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से और कितनी कामयाबी के साथ ज़मीन पर उतारा जा रहा है, और यही वजह है कि ज़मीन से ये रिपोर्ट, ग्राउंड से ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, क्या कुछ है इस हवाले से पूरी जानकारी, ख़ास तौर पर इसकी जो प्लानिंग है, प्रोग्राम है और इस वक्त जो चल रहा है? देखिए, अगर आप इस एक हफ्ते को कैलकुलेट करेंगे तो इस हफ्ते में हमारे पास 2 ऐसे इवेंट्स रहे हैं, चाहे हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की बात करें और आज जिस तरह से हमें न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है कल देखने को मिल सकती है। इस ज़मीन में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रोग्राम्स तश्कील दिए थे और वो बस इन पर्टिकुलर 2 इवेंट्स का जो है इंतजार कर रहे थे, फेस्टिवल्स का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर भी एक फेस्टिव मोमेंट रहता है तो उसको बड़े अच्छे जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि क्रिसमस के हवाले से देखें तो जगह जगह पे इंतजाम किए गए थे, यहाँ पे डेकोरेशंस की गई थी, एक अच्छा खूबसूरत सा एक माहौल जो है
वो हमें देखने को मिला। यहाँ की जो जनरल पब्लिक है, डिस्पाइट ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, हर एक ने उसमें अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाया और सेलिब्रेशन को यहाँ पे बड़े जोशो खरोश के साथ जो है देखा गया। लेकिन उसके बाद जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेजर रोल बनता है वो न्यू ईयर को लेकर है, और कई सारे स्टेक होल्डर्स का ये भी मानना था कि अगर इन 2 लास्ट जो हमारे इस बरस के अब मोमेंट्स बचे हैं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है तो हम एक लार्जर स्केल पे टूरिज्म को कश्मीर की तरफ रागिब कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से अब क्रिसमस तो ऑफ हो गया है, लेकिन अगर हम न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर को लेकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से 7 दिनों का कार्निवल भी रखने वाले हैं। वो 3 दिनों का एक मखसूस जो इसके लिए खास प्रोग्राम जो है वो भी किया जा रहा है, और साथ साथ जो हमारे टूरिज्म स्पॉट्स है जहाँ पे खूबसूरत लैंडस्केप्स हमें खासतौर पर विंटर्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से बालाई इलाकों में और नॉर्थ की बात करें हम तो हमें बर्फ देखने को मिली, उसकी वजह से गुलमर्ग की जो एक सूरत हाल जो है काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल रही है। सोनमर्ग की बात करें तो काफी ज्यादा एक मिडो लैंड है जो हम समर्स में देखते हैं, लेकिन यही मिडो लैंड जो है विंटर्स में एक अलग ही एक डायमंड की तरह चमकता हुआ दूर से नजर आता है। तो ये भी एक लुभावना एक मौका है सोनमर्ग के लिए कि वो वहां पे अपने आप को एक मेजबान की तरह टूरिस्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उनकी काविशों की वजह से ही जो अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट जो है उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सकता है। तो इस ज़मीन में जश्न वंदा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव में ना सिर्फ हम श्रीनगर के, चाहे हम डल लेक की बात करें, यहाँ के गार्डन्स की बात करें, क्योंकि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे एक लाइथरॉन का एक जो गार्डन है उसको भी इनॉग्रेट किया जो कि विंटर्स में चलने वाला है। और ना सिर्फ श्रीनगर में यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा रहा है जो कि कैपिटल मानी जाती है मार्केट्स या बिजनेस के हवाले से, अगर आप जो भी शॉपिंग होती है वो यहाँ श्रीनगर में ज्यादा होती है, तो जहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है वहीं पे जो हमारे टूरिज्म स्पॉट्स है, चाहे हम पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, खिलनमर्ग की बात करें, अफरवट की बात करें, ये कई सारे ऐसे मल्टीपल और ट्रेडिशनल कश्मीर के ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स रहे हैं जहाँ पे रिवायती तौर पर अगर आप कई साल पुराने कैटलॉग्स भी देखेंगे वहां पे भी ये सभी टूरिज्म स्पॉट्स जो है दर्ज हैं, और आज की डेट में भी इनको मजीद फ्लोरिश करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट कहीं ना कहीं पे अभी पेंडिंग है वो ये है कि जो दोदपथरी का जो अपर एरिया है वो अभी बंद है। तो इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अगर उस पर्टिकुलर पैच को भी खोला जाता है तो शायद बडगाम के दोदपथरी एरिया में भी इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जो बाकी यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको काफी एक बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, ताकि जो हमें कल रात को यहाँ पे सेलिब्रेशंस न्यू ईयर के हवाले से देखने को मिलेंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट, चाहे हम लोकल्स की बात करें, क्योंकि लोकल्स भी बहुत ज्यादा ऐसे स्पॉट्स पे हमें देखने को मिलते हैं जो सेलिब्रेशंस के लिए वहां पे जाते हैं। तो ना सिर्फ हम लोकल्स की बात करें बल्कि जो टूरिस्ट है उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए ये जश्न वंदा का एक इवेंट जो है जो 7 दिन लगातार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग अलग लोकेशंस पे। कोशिश यही की जा रही है कि जो इस बरस का इख्तिताम कहीं ना कहीं पे अब खुशी के साथ हो, क्योंकि ये पूरा बरस मायूसी का रहा, क्योंकि टूरिस्ट का एक फ्लो जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होता हुआ हमें नजर आया। उसके बाद भी लगातार एक पॉजिटिव मूड से यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने कोशिश की कि जहाँ पे टूरिज्म को बरकरार रखा जाए या उसको वापस उस सूरत हाल में लाया जाए, वहीं पे टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे मल्टीपल इवेंट्स हुए, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हैदराबाद की कई सारी लोकेशंस पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट किए गए जहां से टूरिज्म को वापस कश्मीर की तरफ रागिब किया जाए। तो कोशिश की जा रही है कि जो इस बरस का अब आखिरी दिन है ये खुशहाली का रहे, और इसकी जो शुरुआत जो है, जो कंटिन्यूटी है, वो हमें आने वाले वर्ष में यानी कि 2026 में बिल्कुल शुरुआत में देखने को मिले। और इस इनिशिएटिव के साथ कोशिश यही की जा रही है कि इस बरस का अगर जो शुरुआत जो है टूरिज्म के अच्छे खासे फ्लक्स के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली वो आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा एक पीस और एक पॉसिबल पैसेंजर की तरह अपनी अपनी लोकेशन पे जाके यहाँ के टूरिज्म में एक अपना एक नुमाया रोल जो है वो अदा कर सकता है। जी
एक चीज़ ख़ास तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे गलत फहमियाँ बढ़ाई जा रही थी, कश्मीर सेफ़ नहीं है, ये सिक्योर नहीं है, इन चीज़ों के हवाले से लगातार कार्रवाइयाँ भी हुई थी। और दूसरा कि जिन चीज़ों का आपने खुद ही जिक्र किया कि कुछ ऐसे मकामात हैं जो अभी तक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुमार होते हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अभी भी बंद है। क्या इन चीज़ों के हवाले से जो एरर्स हैं सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए, बढ़ावा देने में, ख़ास तौर पर गलत फहमियाँ जो स्प्रेड आउट की जा रही है, और दूसरी तरफ जो ऐसे टूरिस्ट मकामात जो बंद हैं, तो ये वो सयाहत में रुकावटें पैदा करने वाला एक रास्ता बन सकता है या फिर सयाहों के लिए एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है? क्या इस तरह की चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है? वेल देखिए, जब ये ऑर्डर्स निकले थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कई सारी लोकेशंस ऐसी भी हैं जो कि श्रीनगर में मौजूद है, जिनको हॉल्ट किया गया था, खासतौर पर जो लोकल्स या टूरिस्ट की जो मूवमेंट है उसके लिए। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि उसके सिक्योरिटी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं और जनरल पब्लिक या टूरिस्ट की जो सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया जाए। और जब वो सभी लोकेशंस क्लीन एंड क्लियर नजर आएंगी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तब उन लोकेशंस को अवामुल नास के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें कई सारी लोकेशन जो है अब वापस ओपन हो चुकी हैं। चाहे हम श्रीनगर की बात करें या श्रीनगर के साथ जो बाकी मज़ाफ़ाती जिले यहाँ पे इसके साथ जुड़े हुए, उनमें भी कई सारी लोकेशंस को जो है रीओपन कर दिया गया। और उसके ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद अपने डिटेल्स में किया। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनको लेकर अभी शायद जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हैं वो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आई हैं, या वहां से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि दोबारा से जो हमें पहलगाम का इंसिडेंट देखने को मिला, ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट कश्मीर में ना हो। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी लोकेशन को बंद रखते हैं, वो पर्टिकुलर एक लोकेशन इफेक्ट रहेगी, लेकिन अगर पहलगाम जैसा इंसिडेंट दोबारा होता है तो शायद पूरा कश्मीर उसकी वजह से जो है वो मुतासिर हो जाता है, और हर एक जर्रा जो है उसके साथ इंगेज हो जाता है। क्योंकि हम जब टूरिज्म की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली उस टूरिज्म स्पॉट की बात नहीं करते, क्योंकि वो टूरिस्ट हर जगह पे घूमता है, चाहे वो किसी किराने वाले के पास हो, हाउस होल्ड आइटम खरीदने के लिए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का देखे, हैंडलूम का देखे, पेपर माशी का देखे, शॉल्स की परचेजिंग करें, ड्राई फ्रूट्स की परचेजिंग करें, कई सारी चीजें जो है वो पैसा हर एक के पास कतरा कतरा जो है वो बूंद जो है पहुंचती है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लार्जर डैमेज से बेहतर है कि एक मिनिमल एक सब्जुगेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जाए, अंटिल अनलेस उसको पब्लिक के लिए सेफ ना करार दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये भी देखने को मिल रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी उन लोकेशंस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं जो कि अभी क्लोज डाउन रखे गए हैं, बल्कि जो ओपन है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को या लोकल्स को कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, उन लोकेशंस की तरफ कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा राग़िब किया जा सकता है, उन लोकेशंस पे किस तरह से बेहतरीन इंतजाम रखे जा सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन बंद है, हॉल्ट है, उसका जो एक इफेक्ट जो है वो दूसरी किसी जगह से उसको कंपनसेट किया जाए। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी कहीं ना कहीं पे इस निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, अंटिल अनलेस सिचुएशन 100% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्लियर नहीं होती है। हालांकि इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी लोकेशन को ओपन करने की गुंजाइश है तो उन लोकेशंस को ओपन किया जाए। वहीं पे स्टेक होल्डर्स ने भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील की थी कि जो लोकेशंस क्लियर हो चुकी हैं उनको वापस ओपन किया जाए, ताकि जो एक ट्रैवल एजेंट जो है वो अपनी तरफ से बाकी जो फर्दर ऑन जो अब्रॉड या अक्रॉस हमारे कंट्री के ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको ये बता पाए, टूर ऑपरेटर्स को बता पाए कि जो लोकेशंस बंद थी अब वो लोकेशंस भी ओपन हो चुकी हैं। बट कोशिश यही की जा रही है मतलब ये कि जो पॉसिबिलिटी है वो करने की कोशिश हो रही है, और इसी में चूंकि कई सारे फील्ड में कई सारे लोगों को कई सारे सेक्टर में फ़ायदा पहुंचता है टूरिज्म से, तो कम से कम एटलीस्ट जो की जा सकती है फिलहाल वो करने की कोशिश, और ये यकीनन वेलकमिंग है। हमारे साथ बने रहिए, कुछ अहम खबरों के बाद आपकी तरफ रुख करते हैं। मीर, कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच में बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है और ये हर साल होता है, लेकिन इस बार चुनाई कला के दौरान चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ रहा है। दिल से जुड़े हुए मामले साफ तौर पे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 0 से नीचे टेम्परेचर, ठंडी हवा और खराब एयर क्वालिटी के सबब अस्थमा,
COPD और दीगर सांस की बीमारियों से लोग जूझते हैं। बड़ी उम्र के लोग और बच्चे, बुजुर्ग और बच्चे खासतौर पे, या फिर हार्ट पेशेंट सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम से श्रीनगर की चेस्ट डिसीज़ हॉस्पिटल का दौरा करती नजर आई और टीम ने यह जायजा लिया कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज पहुँच रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में सर्दी बढ़ती जा रही है। हम अभी चिले कलान में हैं और चिले कलान के जो हॉर्श 40 दिन रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए, इस सब पे हम बात करेंगे और मेरे साथ है अभी डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हमने अभी भी देखे आपके पास आ रहे हैं, हालांकि जो लगातार अभी सर्दियाँ बढ़ती जा रही, क्या डूज एंड डोंट्स है और क्या सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आ रही है पेशेंट्स को? देखिए, जब विंटर की आमद होती है तो हम वैसे ही देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो काफ़ी उरूज पे आ जाती है। जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो COPD पेशेंट्स हो, वो एज़मा पेशेंट्स हो, उनके सिम्टम्स में जो इजाफा हो जाता है और उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस इस अयाम में काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेन वजूहत यही है कि एक तो सर्दी है और सेकंड ड्राइनेस स्पेल जो है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो है वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने आप को फुली हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिए, जो हमारी जो नमी कम होती है तो उसको एटलीस्ट हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी डिफरेंट छाती के अमराज में मुब्तला होते हैं, या बाकी सिस्टम्स में भी जो बीमारियां जिनकी होती है, वो कार्डियक हो, वो रीनल हो, वो लिवर की प्रॉब्लम्स हो, या ऐसी कोई बीमारियां हो जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर बाहर निकलें तो पूरा मुंह नाक ढक के, पूरे कपड़े पहन के निकलें, ताकि जो सर्दी का असर उन पे होने का चांस रहता है वो मिनिमाइज़ हो जाए। और जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो रिलीजियसली ले, ताकि जो अटैक होने का अंदेशा है या उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनमें जो इंक्रीज सिम्टम्स होने के खतरे रहते हैं वो मिनिमाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, सफोकेशन होती है, तो इन सब चीज़ों पे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हीटिंग गैजेट्स, फिर कई सारे पेशेंट्स ये भी होते हैं कि उनको फिर सफोकेशन होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। देखिए, ये यहाँ का मौसम ऐसा है कि हमें कुछ न कुछ हीटिंग अप्लायंस तो यूज़ करनी पड़ती है अपने आप को गर्म रखने के लिए। उसमें अलग अलग तरीके के अप्लाइंसेस हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है तो उसमें ज़्यादा चांस नहीं रहता है कि वो हमें कोई एब्नॉक्शियस गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करे। लेकिन बुखारिया जहाँ तक हम लें, या गैस हीटर्स वगैरह जो हम लेते हैं, जो हम क्लोज रूम्स में यूज़ करते हैं विदाउट वेंटिलेशन, तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ दिस गैस अप्लायंसेस। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी सांस लेने की कुव्वत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हमें डिजीनेस होती है और बेहोशी का आलम छा जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम में, नाइट टाइम में। हम देखते हैं कि काफ़ी हादसात पेश आए जब पूरी की पूरी फैमिली अपनी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि वो रात में ये अप्लायंसेस ऑन रखते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहती है। इसलिए जिनको भी ये यूज़ करने होते हैं अप्लायंसेस, उनको यही यूज़ करने चाहिए, लेकिन पीरियडिकली इनको बंद करना है और प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से अंदर आए और जो एब्नॉक्शियस गैसेस जो है वो बाहर को निकले, और जो हमारे जो बाकी बुखारियाँ वगैरह है उनकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि जो ये पॉइजनस गैसेस है वो बाहर को निकले। छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ साथ जो बुज़ुर्ग है, जो सुबह शाम अननेसेसरी घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइजरी? देखिए, बेहतर तो मैं ये कहूँगा कि वो बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी है तो पूरा मुंह नाक ढक के, पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले, और जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस वेदर में बाहर निकलना, स्पेशली सुबह और शाम जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम अवॉइड ही करें बाहर निकलना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह
साथ तफसीलन जानने की कोशिश की है। जिस तरीके से विंटर्स में लोग घर से बाहर, खासकर वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है और सुबह शाम छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को जो है घर से बाहर निकलने से थोड़ा परहेजी करना चाहिए। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। मीर, जिस तरीके से डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, क्या इसमें ये चीज़ें जो साफ तौर पे हमें अब तक समझ में नहीं आई कि क्या इसमें इजाफा हो रहा है, क्या बढ़ रहा है हर साल इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं, जो सर्दियों के मौसम में बीमारियां लग जाती हैं या हो जाती हैं, या जो पहले से मरीज़ हैं उसमें तादाद में इजाफा हो रहा है, या एक तरह की एक गाइडलाइन है जो हर एक को फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसमें दो तरह के पहलू हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हमें देखने की जरूरत है और पब्लिक को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक जो रिवायती तौर पर जब जैसे ही यहाँ पे सर्दियों का एक मौसम जो है वो शुरू हो जाता है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई जो एलिमेंट्स जो है वो हमें जनरल पब्लिक में देखने को मिलती हैं। जिसका अभी डॉक्टर साहब इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि जो चेस्ट के एलिमेंट्स जो है वो ज्यादातर देखने को मिलती हैं। इन्फेक्शन या एलर्जीज की जो सूरत हाल जो है, या वायरल जो इन्फेक्शंस हैं, वो हमें खासतौर पर विंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ड्राई वेदर है, ड्राई स्पेल चल रहा है और ज़्यादातर जो लोग बाहर जाते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सरसाइजेस वो करते नहीं हैं, तो अपने घर में ही वो ज़्यादातर अपना वक्त स्पेंड करते हैं और खिड़कियाँ वगैरह उन पे मोमजाम लगाया जाता है ताकि सर्दियों का असर अंदर महसूस ना हो। लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने सेहत को ख़राब करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन उन रूम्स में नहीं होती है। उसके बावजूद उन रूम्स में हमें बुखारियां चलती हुई देखने को मिलती हैं, जहाँ पे उसमें कोल इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो शायद इससे लोगों को नाराजगी भी नहीं होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम कांगरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोयला इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको भी अगर हम पीरियडिकली इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं और उसके बाद अपने आप को उससे दूर रखते हैं, तो शायद उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उसके हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमें आज की डेट में जो करंटली देखने को मिल रही है, जो इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, वो ये है कि हमारे कश्मीर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है वो काफी ज्यादा डिक्रीजिंग दिखा रहा है। जो एयर क्वालिटी है वो हमें श्रीनगर या कश्मीर के जो एडजेसेंट जो एरियाज जो है, जो कि खासतौर पर श्रीनगर के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट या फैक्ट्रीज का जो एक धुआं जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका इम्पल्स जो है ना सिर्फ श्रीनगर में देखने को मिलता है, बल्कि श्रीनगर के साथ जो एलाइड बाकी जो एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी एयर क्वालिटी काफी ज्यादा मुतासर हुई है। तो इस चीज से हमें गुरेज करने की जरूरत है, एंड बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको इसको क्लियर करने की हमें आम आवाम को जरूरत है। लेकिन बहुत ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम देखते हैं कि यूजुअली जैसे विंटर्स आते हैं तो हम अपने घरों के अंदर सब्जेक्ट होके जाते हैं, तो हम बाहर निकलने की कभी कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट हम उस बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को थोड़ा सा कोप अप कराने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान अपने अंदर ही, अपने घर के अंदर ही वो मफलूज होके रह जाता है और डिपेंडेंट बन जाता है। कहीं ना कहीं पे अपना जो इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कर रहे थे, लॉन्ग टर्म वॉक के लिए जा रहे थे, आप अगर उसको प्रिसाइज भी करते हैं तो आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने जो ब्लड की जो सर्कुलेशन जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, हार्ट की रेट को बेहतर कर सकते हैं, आपने सभी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे कई सारी चीजें हैं जो एक आम इंसान अपने घर में कर सकता है। और यूजुअली एक और चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हम यूजुअली अपने घरों में अपने मोबाइल फोन्स के साथ लगे हुए थे। हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं यूजुअली खासतौर पे इन दो तबकों को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है। कुछ अहम चीज़ें जिसको अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबरें हैं ख़ासतौर पे उस पर भी नज़र डालनी होगी। हम उस तरफ आते हैं। मीर, नए साल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी की चादर ओढ़े हुए जम्मू कश्मीर हसीन सा मंजर और अपने साथ दिलकश नज़ारे लिए हुए नज़र आ रही है। बीती रात वादी के ऊपरी इलाकों में ज़ोरदार बर्फबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में बर्फबारी की पेशन गोई की थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी बहुत तेज़ हुई है और हो सकती है ख़राब मौसमी हालात की वजह से हवाई सर्विस मुतासर हो सकती है, रास्ते रोडवेज़ मुतासर हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रुकावटें आने का खदशा है और ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जितने भी टूरिस्ट मकामात हैं, ख़ासतौर पर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पर बर्फबारी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं।
आज रात वादी के कहीं एक इलाकों में हल्की बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक अब वादी कश्मीर में कल और परसों जो है वादी के कहीं एक मैदानी इलाकों में बर्फबारी होंगी और बर्फबारी के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ कहीं के इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। वही जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, सोनमर्ग और भी कहीं एक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल रहेगी और कहाँ कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी? क्या श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है और ख़ासकर आज दोपहर से जैसे एक्सपेक्टेड है एक WD जो अप्रोच कर रहा है तो हल्की बर्फबारी से शुरू होगा, ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें रह सकती हैं। फिर ओवरनाइट जो है थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है बाकी जगहों पे और कल दोपहर के बाद एक्टिविटी जो है थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक एक्सट्रीम जो हैरिस है यहाँ पे थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और वहीं चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी खासकर 31 देर रात या 1 सुबह के बीच में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ या साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें अमूमन रह सकती हैं। फर्स्ट मॉर्निंग के आसपास थोड़ा सा मिक्स रेन, लाइट स्नो रह सकता है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ग्राउंड एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत कम है। फिर एक दोपहर के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो सेकंड से होगा और लगभग 13 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है और ख़ासकर 6-7 के दरमियान एक फीबल WD है तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी, कोई मेजर स्पेल 2 तारीख के बाद नहीं है तो जो एक्टिविटी है अभी 31 के दरमियान ही देखी जा सकती है। नया साल भी है और नए साल के मौके पे जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो गुलमर्ग हैं, इसी तरह सोनमर्ग हैं, बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन की बात करें, दूध पथरी की बात करें, यूसमर्ग की बात करें, इन सारे जगहों पे जो है लगभग 5-6 इंच से लेके 7-8 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। तो इन सारे जगहों पे जो है एक बार फिर एक ताज़ा स्पेल बर्फबारी का देखा जा सकता है, खासकर 31 देर रात और 1 के दरमियान। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जब भी WD अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर को, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती है तो एयर ट्रैफिक में कोई इफेक्ट पड़ सकता है या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव पड़ सकता है इससे? देखो, बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में तो ट्रैफिक नॉर्मली रहता है, चलता है, लेकिन कहीं लैंडस्लाइड या कहीं शूटिंग स्टोन्स के वाक़ात, इंसिडेंट्स ये हो सकते हैं तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी जो शाराएँ हैं खासकर साधना पास की बात करें, राजदान पास की बात करें, जोजिला की बात करें, मुगल रोड की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, इन सारे शाराओं पे एक स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं लगभग 4-5 इंच से लेकर 9-10 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाए और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, SOP है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो SOP एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी जो एयर ट्रैफिक की जहाँ तक बात है, कल दिन में तो ऐसे नॉर्मली चलेगा, खासकर टुवर्ड्स इवनिंग थोड़ा बारिश वारिश रहेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी पोर हो सकता है। बाकी सच डे टाइम में कोई ऐसे डिस्ट्रप्शन के बहुत ही कम चांसेस हैं। जो एक्सट्रीम पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा, लॉन्च के खतरात रहते हैं, तो कोई एडवाइजरी आपने उनके लिए निकाली? एवलांच के लिए देखो एक अलग डिपार्टमेंट है DGRE का, तो वो लोग एक डिटेल्ड एवलांच वार्निंग्स या एडवाइजरी जो इशू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना हाइट है। तो एज सच स्नो स्पेल के बाद ही वो एडवाइजरी जो इशू होते हैं। लेकिन हाँ, इन पहाड़ी इलाकों में फिर से थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, बांडीपोरा के, गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर 31 रात और 1 सुबह के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब और तफसीलन जानने की कोशिश की है। और अब नए साल पे जो है वादी कश्मीर में फ्रेश स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।
सीधा मीर को रुख करेंगे। मीर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, आमदोरफ्त मुतासिर हो जाती है, तो क्या उसके लिए तैयारियां हैं? मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तैयारियां दिख रही हैं आप, और उसके साथ साथ हवाई सफ़र भी मुतासिर होने के खदशात हैं, उस हवाले से भी। डिविजनल कमिश्नर की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिसेंटली, इससे पहले करीबन 3 मीटिंग्स इस मैटर को लेकर ली हैं, जिसमें सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो ऑन बोर्ड लिए गए थे, और जो कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें या जो नेशनल हाईवे की जो मैनेजमेंट करते हैं, बीकन की अगर हम बात करें, बीआरओ की बात करें, उन सभी की डिप्लॉयमेंट जो है इस रोड पे रहती है, जहाँ पे उनकी निगरानी 24 आवर्स जो है उनका अमला जो है वो करता रहता है। और कोशिश ये की जाती है कि जब भी मौसमी सूरत हाल जो है तब्दील होती है, तो उसी वक्त जो है अब्रप्टली सभी डिपार्टमेंट्स को मुतला किया जाता है, ताकि किसी भी जगह पे अगर कहीं अनटोवर्ड सिचुएशन होती है तो उसको कैसे टैकल आउट किया जा सकता है, अगर वहीं पे कुछ लोग फंस जाते हैं तो उनको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो इस चीज की जो बेसिक मैनेजमेंट जो है उसको लेकर डिविजनल कमिश्नर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल यहाँ पे तैयार है अगर मौसम में किसी भी कोई सूरत हाल बनती है, क्योंकि बर्फ जो है हमें साउथ कश्मीर में बेसिकली जहां से ज्यादा हमारा नेशनल हाईवे टच करता है, तो इस रोड पे ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट रखी गई है रोड के मैनेजमेंट को लेकर। और साथ साथ अभी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की कोई एडवाइजरी या वार्निंग जो है वो नहीं की गई है, जिससे ये बताया जा सके कि जो ट्रैफिक की जो एयर ट्रैफिक की जो डिसरप्शन जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बाई रोड की बात करते हैं तो कुछ हल्के तौर पर जो है बर्फ हमें इस रोड पे देखने को मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9-10 इंच तक रहेगी। उससे कुछ ना कुछ सूरत हाल ऐसी मड़ी बन जाती है और स्लिपरी बन जाती है। कई सारी ऐसी लोकेशंस की अगर हम बात करें, रामसू या रामबन का जो पर्टिकुलर एरिया है जो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बाकी पैच की बात करें, क्योंकि ये तकरीबन 45 किलोमीटर का एक पैच है जो कि ज्यादा इफेक्ट रहता है जैसे भी मौसम के हवाले से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, तो लेकिन इस पर्टिकुलर पैच के लिए भी एक अलग सा एक मैनेजमेंट जो है वो रूल आउट किया गया है, सो दैट कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई डिफिकल्टी मौसम की वजह से हो जाती है, क्योंकि कई सारी गाड़ियां जब स्लिप हो जाती हैं तो एक के साथ वो स्टक हो जाती हैं, तो उस वक्त उस ट्रैफिक को मैनेज करना, क्योंकि अगर एक गाड़ी फंस जाती है तो उससे पूरा जो ट्रैफिक का जो फ्लो जो है वो मुतासर हो जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई स्लिपरी सिचुएशन, मतलब तैयारी है, किसी भी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है, और ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में अगर इस तरह से होती हैं तो उसे निपटने के लिए लोग भी तैयार हैं और टीम भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन जानकारी और अपडेट के लिए। मीर, जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गांदरबल जिले के लिए अगले 24 घंटे में 2800 मीटर से ऊपर जो इलाके, करीब 3000 मीटर के ऊपरी वाले इलाके, वहां पे एवलांच के इम्कान जाहिर किए हैं। उन्होंने मुकामी और सयाहों से अपील की है कि वो एवलांच वाले इलाकों से दूर रहें और ऑफिशियली एडवाइजरी जो जारी की गई है उस पर अमल करें। और वादी कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत में कहा कि वादी में बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी है। उन्होंने बताया कि सभी मुताल्लिक़ा महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बर्फ साफ करने के लिए मशीनें जगह जगह तैनात है ताकि हर इमरजेंसी से निपटा जा सके। इसको देखते हुए जो हमारी प्रिपेयर्डनेस रहती है उसके ऊपर हम लगातार काम करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इस मुद्दे को रिव्यू किया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया। मैं डिवीजन लेवल की बात करूं तो हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो काम करता है 24 घंटे, और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो वाइडली सर्कुलेटेड हैं और पब्लिक की जितनी भी कॉल्स आती हैं उनको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और उनको भी 24/7 मैन किया जा रहा है। स्नो क्लियरेंस के लिहाज से जितनी भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, बीकन है, नेशनल हाईवेज़ हैं, पीएमजीएसवाई है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सभी ने अपनी मशीनरी को एक्टिवेट किया है, प्री पोजीशन किया गया है कि तुरंत स्नो क्लियरेंस किया जा सके जैसे ही कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट की या डिस्ट्रप्शन महसूस होती है। उसके अलावा पावर के लिहाज से पावर के लिए भी जो फीडर्स हैं उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए मशीनरी को इन प्लेस किया गया है और डीटीज़ को भी बफर स्टॉक मेंटेन किया गया है। ट्रांसफार्मर ऑयल का भी बफर स्टॉक को इस बार एक्सेसिव कैपेसिटीज़ में हमने रखा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात ना आए। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने अपनी डंपिंग को पहले ही वक्त रहते हुए 30 नवंबर तक सभी जगह पे कंप्लीट किया था, बॉर्डर एरियाज में भी, और जो हमारे 893 स्नो बाउंड स्टेशन हैं वहाँ पर भी अगले 4 महीने के लिए राशन को डंप किया गया है। LPG स्टॉक्स की भी डंपिंग की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी जो जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो हीटिंग अरेंजमेंट्स और जो मेडिसिन हमारे डिफिकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ में अवेलेबल करानी होती हैं उनको
उनको अवेलेबल कराया गया है। और वल्नरेबल पेशेंट्स, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, उन सभी की मैपिंग करके उनको भी सेफ जोन्स में शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है और टाइम टू टाइम किया भी जा रहा है। तो ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेदर एडवाइजरी है और वाइडली उसको सर्कुलेट भी किया गया है लोगों तक डाउन द लाइन कि आज शाम से लेकर कल तक हमें काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और कश्मीर के लिए ये अच्छी बात भी है क्योंकि स्नो सीज़न का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और लास्ट वीक की जो स्नो सीज़न रही उससे भी जो टूरिस्ट फुटफॉल है काफ़ी बढ़ा है। और अभी आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि नए साल का जैसे आगाज़ हो रहा है तो टूरिस्ट फुटफॉल इस स्नो को देखते हुए और बढ़ेगा और इनफैक्ट बढ़ भी रहा है। दूसरी ओर डिविजनल कमिश्नर ने सिक्योरिटी खदशात पर भी बातचीत की। कश्मीर के जिलों में VPN एप्लीकेशन को अमन व अमान बनाए रखने के लिए रोक दिया गया है और नए साल के मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर आने वाले सयाहों को मुबारकबाद पेश की। कि ऐसा है, ये जो सिक्योरिटी रिव्यू और असेसमेंट रहती है हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर के सुरक्षा सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कंटिन्यूस रिव्यूज़ DCs अपने लेवल पर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुपवाड़ा में, शोपियां में, कुलगाम में जहाँ पर उनको असेसमेंट वैसी थी तो उस हिसाब से DCs ने वैसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए हैं। और वक्त ब वक्त ऐसे जो असेसमेंट्स हैं सिक्योरिटी की DCs अपने लेवल पर करते हैं और जैसे कुछ ऐसे मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो इस चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं और बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि इसकी चपेट में आते हैं, तो उनको बचाने के लिए और सोसाइटी के ओवरऑल इंटरेस्ट में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।